जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की फाइनल लिस्ट आ चुकी है और उन कैंडिडेट को पता लग चुका है कि मेरा किस किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है। अब जो नेक्स्ट इस प्रोसेस होगी दोस्तों, वो होगी आपके जॉइनिंग लेटर की। तो सबसे पहले मेरी तरफ से उन सभी कैंडिडेट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। और जिनका नहीं हुआ है उन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं करना है। आगे भी बहुत सी वैकेंसीज आने वाली हैं। जहां भी आपकी कमी रह गई है इस बार के एग्ज़ाम के अंदर में, आपने कोशिश करनी है कि उस चीज़ पे वर्कआउट करके नेक्स्ट जब आपकी वैकेंसी आएगी तो उसको आपने जो क्लियर कर देना है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ में। तो मेन टॉपिक हमारा जो रहेगा आज का दोस्तों, उसमें रहेगा कि आपकी अगर जॉइनिंग आ जाती है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ कमेंट्स भी आए थे तो सोचा कि इसके बारे में क्यों ना एक वीडियो बना के आपको सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आपकी जो जॉइनिंग होने वाली होगी तो आपको जो है एक जॉइन लेटर इशू किया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट से जिसमें आपका सिलेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल, किसी का सीआरपीएफ में अगर सिलेक्शन हो गया तो उसको सीआरपीएफ डिपार्टमेंट से जॉइन लेटर आएगा। किसी का अगर आसाम राइफल्स हो गया तो उसको आसाम राइफल के डिपार्टमेंट से जॉइन लेटर आएगा। ऐसा नहीं कि एसएससी जो है आपको लेटर भेजेगी। अब आपका जो है लिंक हो गया है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से। जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है उनको पता है कि मेरा सिलेक्शन सीआरपीएफ में, आसाम राइफल में, बीएसएफ में हो गया है, तो वहीं से आपका जो है जॉइन लेटर दिया जाएगा। उस जॉइन लेटर के अंदर में साफ आपको जो एड्रेस दिया गया होगा, उस एड्रेस पर आपको फॉर द टाइम बिंग जो आपको डेट और टाइम दिया गया है उस डेट और टाइम में आपको जो है पहुँच जाना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपने लेट नहीं करना है। अगर लेट करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि किसी का कोई ऐसा कोई अर्जेंट वर्क आ गया हो, कोई बीमार हो गया हो या घर के मेंबर्स की कुछ प्रॉब्लम आ गई हो तो वो अपना एक्सटेंशन ले सकता है। ये आपका राइट है। तो कैसे आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, तो उसका भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना कर रखा हुआ है जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको देख सकते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट को एक्सटेंशन चाहिए जॉइन डेट से तो मुझे क्या करना होगा ताकि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो अब जो आपको डेट दी गई है, आपको उस डेट पे दोस्तों वहाँ पहुँचना होगा। समय जो भी दिया होगा उस टाइम पे आपको पहुँच जाना होगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों जो रहेगा वो है आपके जितने भी आपके जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें अगर ऐसा कोई है कि लगता है कि सर मेरा जो है फादर का नाम अलग है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रह गई है, तो समय रहते हुए दोस्तों उस चीज़ को ज़रूर आप ठीक करवा लीजिए। फादर का है, मदर का, या खुद के नेम में भी अगर लगता है कि कुछ जो है चेंजेस करवाने हैं। आपका जो होम एड्रेस है, आप चाहते हैं कि मेरा तो होम एड्रेस जो है ये है लेकिन जो डॉक्यूमेंट में ये आ गया है, तो दोस्तों हमारा जो कोई भी डिपार्टमेंट्स होता है उसके अंदर में जो आपका होम एड्रेस लिख दिया जाएगा वो सिर्फ पूरी सर्विस में एक बार ही चेंज होगा। तो बेहतर है कि आप जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है, जहाँ से आप अपना वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन दोबारा से करवाया जाएगा, जिसके अंदर में आपने जो एड्रेस दिया होगा उसके नियरेस्ट जो भी आपका पीएस होगा वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा जा कर के कि ये कार्मिक जो अभी सिलेक्शन हुआ है कि इसका रिकॉर्ड सही है कि नहीं है। तो उसके लिए आपका एड्रेस सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस हम दे देते हैं, वहाँ तो आप रहते ही नहीं हैं। वहाँ जब जाएंगे तो पीएस वाला बोलेगा भाई ये आदमी तो यहाँ रहता नहीं है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा आपको। इसलिए अगर किसी का एड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है तो अब इस समय रहते हुए आप अपने एड्रेस को जो चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। कोर्ट में जाना है, एक एफिडेविट बनता है और आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपने कर लेना है, जिससे कि आगे वाली जो पुलिस वेरिफिकेशंस हैं या फिर आप अपने डिपार्टमेंट जो कॉरस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस देंगे उसमें आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पूरी सर्विस में सिर्फ एक बार ही आपका एड्रेस चेंज होता है और उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। आपका डीसी ऑफिस, आपका पीएस से आपको दोबारा से पूरा वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो क्यों इन चक्करों में पड़ना है, बेटर है आप पहले ही अपना एड्रेस जो है उसको ठीक ठाक करा करके अपना जब ज्वाइनिंग करेंगे तो नोट करवा दीजिए। किसी के नाम में चेंजेस है, किसी के फादर के नाम में चेंजेस है, तो उसको भी समय रहते हुए जाकर के आप अभी से ही चेंज करवा दें। ऐसा ना हो कि ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आपका नाम तो ये है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, तो दिक्कत आएगी। अभी दिक्कत नहीं आएगी तो जब आप पेंशन जाएंगे तब दिक्कत आएगी। तो बेटर है कि अभी आप इसको ठीक कर लें, क्योंकि कई ऐसे केसेस आए हैं डिपार्टमेंट की पूरी सर्विस कर ली गई है और जब पेंशन जाने का वक्त आया है तो एक कार्मिक का बैंक में अलग नाम है, उसके डिपार्टमेंट में अलग नाम है, आधार कार्ड में अलग नाम है, पैन कार्ड में अलग नाम है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स बने तो बने कैसे। तो कहीं ना कहीं तो लूप होल्स रह गया होगा। तो बेटर है दोस्तों आपके जितने भी जो आपके
फादर मदर हैं, आप हैं, और ऐसा कोई कैंडिडेट जिसकी शादी हो रखी है और वह भर्ती हुआ है, तो अपनी वाइफ जो है, अपने बच्चे हैं, उनका प्रॉपर आधार कार्ड जो है बनवा ले और उसमें नाम जो है सही होना चाहिए। सेकंड थिंग दोस्तों, क्योंकि अब आपने ज्वाइनिंग कर ली है तो आपको जो है पहले मंथ के बाद में सैलरी भी मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी तो वो आपको कैश इन हैंड नहीं देंगे, वो आपके अकाउंट में डालेंगे। तो आपको एक SBI का अकाउंट खोलना होगा। ज़्यादातर फोर्सेस जो हैं SBI का अकाउंट ही खुलवाती है, हालांकि एक HDFC बैंक का भी टाइप हुआ है, लेकिन SBI बैंक ही जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो आपको अपना एक SBI का अकाउंट खोल लेना है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल अकाउंट खुल जाएगा, और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसकी शादी हो गई है तो उसको जॉइंट अकाउंट खोलना मैंडेटरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके दिखाएंगे कि मेरी तो हाँ सर मैं मैरिड हूँ, लेकिन आप दे रहे हैं अपना सिंगल अकाउंट, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप डबल कपल हैं तो आप अपना जो है जॉइंट अकाउंट खोल लीजिएगा समय रहते हुए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो सैलरी होगी दोस्तों वो उसी अकाउंट में आएगी। आपने जब अकाउंट खोलना है दोस्तों, तो जब आप अपना अकाउंट नंबर दे देंगे डिपार्टमेंट, तो एक PMSP अकाउंट में जो उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो वो बाद में उसको जो है आप अपना आई कार्ड दिखाएंगे तो वो, और डिपार्टमेंट से एक फॉर्म आता है, वो देने पे वो आपका PMSP अकाउंट भी खुल जाएगा। तो उसमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, लोन मिलने में भी आपको सुविधा हो जाती हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं उसमें, बेनिफिट्स होते हैं, तो वो भी आपको उसमें बेनिफिट रहने वाला है। अब अगर अकाउंट ही नहीं खोला हुआ तो आप कैसे करेंगे? आप ज्वाइनिंग करेंगे, आएंगे, ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर बोलेंगे आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आपका अकाउंट तो होगा नहीं, फिर आप फालतू की आपको हेडेक मिलेगी। क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद दोस्तों आपको टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत शेड्यूल बिजी हो जाएगा। आपके 11 महीने जो होंगे ट्रेनिंग के टाइम के होंगे, तो उस समय आपको जो ये लगेगा कि जितना टाइम मेरे रेस्ट का मिलता है तो मैं रेस्ट कर लूँ। तो बेटर ये है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अभी टाइम है आपके पास में, समय रहते हुए इन चीज़ों को आप पूरा कर लीजिए, डॉक्यूमेंट पूरा कर लीजिए। आपका कोई अगर अकाउंट में नहीं बना है तो उसको अकाउंट बना लीजिए, और अगर कोई जॉइंट अकाउंट हो जॉइंट अकाउंट कर लीजिए। उसके बाद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, तो उसकी कम से कम 10 कॉपी आप जेरोक्स कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि जाके वहाँ पे जब सबमिट करने पड़े तो आपके काम आएगी। इसके साथ ही जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने पे उसकी जेरोक्स कॉपी भी आपने अपने पास भी रखनी है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, ये भी कर लेना है, क्योंकि फॉर ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि अब LDC एग्ज़ाम भी देंगे। तो LDC एग्ज़ाम देंगे या फिर कोई SSC के थ्रू या कोई UPSC के थ्रू अपना एग्ज़ाम देगा, तो उससे में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो अब आपको NOC मिल जाती है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट निकालना होता है तो आपको उसके जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट यानी कि उसकी जेरोक्स कॉपी देनी होती है। तो आपके पास ऑलरेडी जेरोक्स कॉपी रहेगी, तो आप जो है अपना जेरोक्स कॉपी का प्रिंट आउट निकाल के उनको हैंडओवर करके अपने ओरिजिनल मार्कशीट ले सकते हैं, ताकि आप आगे भी कोई भर्ती जो है देख सकेंगे। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो हैं दोस्तों, उसको आपने बना के रख लेना है, क्योंकि वो भी आपको जो है कहीं जगह पे देनी पड़ेगी। तो कम से कम जो है 30-40 पासपोर्ट साइज़, करंट वाली पासपोर्ट साइज़ आप जो उसको बना के रख लीजिएगा। ज्वाइनिंग करने जाएंगे दोस्तों, तो उसमें कम से कम आपके पास कुछ पैसा भी आपके पॉकेट में होना चाहिए। हालांकि जो आपका जॉइन लेटर आएगा उसमें हर एक चीज़ बता दी गई होगी, तो उसमें आपके पास कुछ पैसा जो है मांगा जाएगा मेस एडवांस के तौर पे, क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपका जो फूडिंग जो होगा उसके लिए आपको जो कुछ मेस में एडवांस जमा करना होता है। तो 4000 से 5000 रुपये की अमाउंट होती है, तो उसको भी अभी से आपने अपने पास में रिजर्व रख लेना है कि ये पैसा जाकर मुझे वहाँ पर जमा करना होगा। उसके अलावा आपने अपनी पॉकेट मनी के तौर पर भी कुछ पैसे ले जाने हैं, ताकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है तो वो आप रख सकते हैं। ये सब चीज़ें उसमें मैंने बता दी हैं, ये सब चीज़ें आपके पास में होना मैंडेटरी है। इसको आप कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब जॉइन लेटर आएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप OBC कैटेगरी से, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो डिपार्टमेंट एक जो है डिक्लेरेशन फॉर्म जो है देता है, जिसको आपको SDM ऑफिस तहसीलदार से जो है अटेस्टेड करवाना होता है। और वो जिस फॉर्म में दिया गया उसी फॉर्म में आपको करना होता है। ऐसा नहीं कि आप तहसील ऑफिस में गए और उन्होंने जो फॉर्म दिया आप उसमें करा के ले जाए, नहीं। डिपार्टमेंट से बाकायदा एक फॉर्म आपके पास ब्लैंक फॉर्म आएगा, आपने उसी फॉर्म को जो है फिलअप करके तहसील ऑफिस से अटेस्टेड करवाना है। ध्यान रखना है कि जब वो फॉर्म आएगा तो उसकी 2-3 कॉपी आपने जेरोक्स निकाल लेनी है, कि हो सकता है कि फॉर्म भरते वक्त आपसे गलती हो जाए तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा दोस्तों। इसलिए 3-4 कॉपी आपके पास रहेगी, अगर किसी में गलती हो भी गई फॉर्म भरते वक्त तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। और जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट भर करके जिस भी कार्यालय से आपको उसको अटेस्टेड करवाना होगा, जा कर के उसको अटेस्टेड कराना, क्योंकि सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में नेक्स्ट दिन आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पे आपका पूरा जो है 10 उंगलियों का जो प्रिंट आउट जो है थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे,
और जो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ने भेजा था आपके कास्ट वेरिफिकेशन वाला, वो तो पक्का जो है मांगेंगे। अगर वो नहीं लेके आए आप दोस्तों, तो आपको दोबारा से जो है घर पे भेजा जाएगा और फिर दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई थी जब मैं 2005 के अंदर में ज्वाइनिंग करने गया था। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने जो है तहसील ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट मिला था उसी पे मैंने जो है पूरा जो है अटेस्टेड करवा लिया था। लेकिन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आपको जो हमने फॉर्म भेजा था आपने उसी फॉर्मेट में लेके आना था। तो दोबारा से मुझे, मेरी ज्वाइनिंग दोस्तों 5 दिसंबर 2005 की थी। इस रीज़न की वजह से 15 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग की गई, यानी कि 19 दिसंबर 2005। तो इसमें बहुत दिक्कतें होती हैं दोस्तों कि एक एक दिन भी अगर आप ज्वाइनिंग लेट करते हैं तो आगे जब आपका जो प्रमोशन आता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ जाती हैं। एक एक दिन के अंदर में जो है 2-2 3-3 साल का गैप बन जाता है। सेम ज्वाइनिंग वाला जो है एक कांस्टेबल रहेगा, दूसरा हवलदार बन जाएगा और तीसरा एएसआई बन जाएगा। तो जो डेट दी गई उस डेट में जाकर के आपने ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि जो आपको जो ज्वाइनिंग डेट दी जाती है दोस्तों वो आपके एसएससी के रैंकिंग के हिसाब दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर सीआरपीएफ की जो है वो कैंडिडेट छाटेंगे एसएससी के थ्रू, तो सबसे टॉप वाले जो होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद वालों को बाद बुलाया जाएगा, ताकि फ्यूचर में जब प्रमोशन आना होगा तो सबसे ऊपर जो कैंडिडेट थे उनका पहले प्रमोशन आ जाए। पर होगा क्या, आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे नहीं, और जो सबसे पहले जो लड़का था वो रिपोर्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट तो है नहीं, दोबारा भेजेगा, बोलेगा आप जाके इसको जो है बना के लेके आइए। अब जब आप चले जाएंगे और जब तक नहीं आते हैं उसके बीच में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया तो उनका जो है सीनियरिटी बन जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। अभी लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फ्यूचर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल में आए दोस्तों तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। फिर भी किसी कैंडिडेट को कोई डाउट होता है, कुछ भी लगता है कि मुझे ये चीज़ें पूछनी थी जो सर ने कंप्लीट नहीं करी है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे आकर के जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा मैं आपको बताने की और हेल्प करने की कोशिश करूँगा। वंस अगेन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक शुभकामनाएं। जिनका सिलेक्शन हो गया है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया है। अब आप जो हैं अपने परिवार का भरण पोषण के साथ साथ में अपने देश की भी जो सेवा करने का आपको मौका मिला है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।